Welcome to Concept Chemistry. Before that, don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon for the notification of new video. तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एसिड बेस के बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। ये वीडियो लेक्चर आपको आईआईटी जेम, गेट और सीएसआईआर नेट की स्टडीज़ में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जब आप एमएससी कर रहे होते हो तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि फर्स्ट सेम के ही सिलेबस में ये पहले से इंक्लूडेड रहता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से। देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश करी है। जो सबसे पुराना कंसेप्ट है एसिड और बेस को लेकर के वो ये है कि ये मानते थे कि एसिड जो है वो H+ का सोर्स होता है। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम कोई भी कंपाउंड को अगर मिक्स करें और अगर वो H+ आयंस को वहां पर डिलीवर करेगा, अगर सॉल्यूशन में H+ आयंस को बढ़ाने का काम करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और बेस किसे कहेंगे? जो कंपाउंड OH- आयन को कंपाउंड में सॉल्यूशन में डिलीवर करे, मतलब सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है, उसे क्या कहेंगे हम? बेस। ये पुरानी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बाद एक डेफिनेशन दी है ब्रोंस्टेड और लोरी द्वारा एसिड बेस को डिफाइन करने की कोशिश करी गई है। तो ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या किया कि सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये मानी कि जो H2O है, वो H2O जो है वो अपने आप में H+ और OH- आयन में टूटा हुआ रहता है। मतलब कि वो सॉल्यूशन के अंदर ही H+ और OH- दो आयन में अपने आप ही ऑटो डिसोसिएशन उसके अंदर हो जाता है और वो इस तरीके से टूटा हुआ रहता है। अब अगर कोई कंपाउंड को अगर हम H2O में मिलाए, मतलब H2O यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा, और अगर मान लीजिए हमने उसमें कोई सॉल्यूट मिलाया और वो अगर H+ आयन को डोनेट करेगा, मतलब कि सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? एसिड कहेंगे। ठीक है, अगर वो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और अगर वो H+ आयन का कंसंट्रेशन कम कर देगा तो उसे क्या हम कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, ये ब्रोंस्टेड और लोरी की डेफिनेशन थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन है। सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन। देखिए, सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन में जो पहले से प्रेजेंट आयंस है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक सॉल्यूट लें BrF3, सॉल्वेंट लें BrF3, तो BrF3 में पहले तो क्या होता है? ऑटो आयोनाइजेशन होता है। ये क्या करता है? अपने आप में ही आयंस क्रिएट करता है अपने ही सॉल्यूशन में, BrF4- प्लस BrF2 प्लस। इस तरीके से ये दो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ऑटो आयोनाइजेशन इसमें हो जाता है। तो ये क्या है? इसमें ये आयंस इस सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है। अब अगर कोई कंपाउंड को अगर हम इसमें मिलाएं, BrF3 में मिलाएं, और वो कंपाउंड अगर केटायनिक स्पीसीज, सिमिलर केटायनिक, मतलब कि जैसी ये है इसी प्रकार की सिमिलर केटायनिक स्पीसीज का कंसंट्रेशन अगर वो सॉल्यूशन में बढ़ाएगा तो वो क्या होगा? एसिड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ कि BrF3 सॉल्वेंट के लिए कौन सा सॉल्यूट एसिड का काम करेगा? BrF2 AsF6। ये क्या होता है कि जब हम BrF2 AsF6 को BrF3 में मिलाते हैं तो ये टूट जाता है BrF2 प्लस में प्लस AsF6 माइनस में। इस तरीके से ये टूट जाता है। तो सॉल्यूशन के अंदर इसने क्या करा है? BrF2 इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया है, मतलब कि ये जो सॉल्वेंट के नेचुरल जो केटायनिक स्पीसीज है इसका कंसंट्रेशन इसने बढ़ा दिया है। तो इसलिए ये BrF2 AsF6 यहाँ पर क्या है? एसिड है।
और अगर इसकी जगह मैं दूसरा एक और कंपाउंड लूं जिसको मैं BrF3 में मिलाऊं, KBrF4, अगर ये कंपाउंड अगर मैं BrF3 में मिलाऊंगा तो ये टूट जाएगा K प्लस प्लस BrF4 माइनस, इस तरीके से ये टूट जाएगा। तो इस कंपाउंड ने क्या करा है कि जब वो BrF3 में मिला तो इसने कैटायनिक स्पीसीज एनायनिक स्पीसीज BrF4 माइनस इस स्पीसीज का कंसंट्रेशन बढ़ाया है। तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन जो एसिड और बेस की है, इसके एग्जांपल के थ्रू हमको क्या है ये चीज भी समझ में आई कि कोई भी कंपाउंड जो है वो एज सच एब्सोल्यूट बेस या एज सच एब्सोल्यूट एसिड नहीं होता है, वो किस सॉल्वेंट में घोला गया है, किस सॉल्वेंट में उसको मिलाया है, इस पे डिपेंड करता है कि वो एसिड की तरह एक्ट करेगा कि बेस की तरह एक्ट करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूं, CH3COOH, ये जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड, इसको जनरली हम एसिड के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये एसिड भी होता है बेस भी होता है, डिपेंड करता है कि ये किस सॉल्वेंट में मिलाया है। जैसे कि अगर मैं CH3COOH को अगर वाटर में घोलूंगा, वाटर में मिलाऊंगा, तो ये यहाँ पर एसिड का काम करेगा। ये क्या करेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसने क्या करा है, वाटर में जो पहले से H प्लस और OH माइनस आयंस है उसमें कैटायनिक स्पीसीज का कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम किया है। तो ये यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर ये CH3COOH को अगर हम H2SO4 में मिलाएंगे तो H2SO4 अपने आप में डिसोसिएटेड रहता है H प्लस और HSO4 माइनस में। ठीक है, ये इस तरीके से अपने आप में डिसोसिएटेड रहता है। तो ये CH3COOH जब H2SO4 में मिलता है, यहाँ पर इसने क्या करा है, कैटायनिक स्पीसीज HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम किया है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बेस की तरह एक्ट कर रहा है। वही कंपाउंड एक जगह एसिड का काम कर रहा है, वही कंपाउंड एक जगह बेस का काम कर रहा है। तो ये एसिड और बेस की सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन थी। अब मैं आपको बताता हूँ ल्यूइस डेफिनेशन। देखिए ल्यूइस डेफिनेशन भी आपने 12th में सुन रखी होगी। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है, जेम के लिए, गेट के लिए या CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपने ल्यूइस डेफिनेशन भी पढ़ रखी होगी। जो ल्यूइस की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, एसिड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसके जिसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है उस कंपाउंड को या फिर किसी और भी कंपाउंड को, तो वो क्या होगा, बेस का काम करेगा। और अगर कोई भी स्पीसीज, किसी कंपाउंड की कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम कर रही है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ये ल्यूइस की डेफिनेशन है। तो ल्यूइस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो जितने भी आपने मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ रखे हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स, उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो क्या करता है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की पूरी पेयर को एक्सेप्ट करता है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एसिड एज ए एसिड होता है वहां पर। और जो लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, तो वो क्या होते हैं, बेस का काम करते हैं। ये ल्यूइस की डेफिनेशन है। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस की एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, और एसिड जो होते हैं वो लिटमस के साथ रिएक्शन अलग तरीके से करते हैं, और बेस जो होते हैं वो लिटमस के साथ रिएक्शन अलग तरीके से करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो ये तो हो गई एसिड और बेस की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, HSAB थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो इस थ्योरी में पहले तो ये चीज़ कि हम इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक पर सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि HSAB का कंसेप्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि इनको क्लासिफाई कैसे किया करा है। ठीक है, इसके बाद फर्दर और लेक्चर में डालूंगा, उसमें मैं और टॉपिक्स को कवर करूंगा जो कि हमारे ग्रेजुएट लेवल पर और कॉम्पिटिटिव लेवल पर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से।
देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट, यहाँ पर क्या है कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। एक एसिड हार्ड भी हो सकता है, एक एसिड सॉफ्ट भी हो सकता है, एक बेस हार्ड भी हो सकता है, एक बेस सॉफ्ट भी हो सकता है। तो हमने किस एसिड को हार्ड कहा है, किस एसिड को सॉफ्ट कहा है, किस बेस को हार्ड कहा है, किस बेस को सॉफ्ट कहा है, वो जो ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस है ये हमने कहाँ से डिफाइन करी है कि कोई भी स्पीसीज है, मान लीजिए एक्स एक स्पीसीज है वो जुड़ा हुआ है वाई स्पीसीज से, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इनके पास अपना अपना पर्सनल एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, प्लस में ये एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये जो अपने इनके जो खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना स्ट्रांगली अटैच्ड है उससे हमने डिफाइन करा है कि हार्ड है या सॉफ्ट है। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है, मतलब कि ये पोलराइज हो ही नहीं सकते हैं, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन को कोई अपने तरफ खींच ही नहीं सकता है, तो ये क्या कहलाएंगे, हार्ड कहलाएंगे, हार्ड स्पीसीज कहलाएंगे। और अगर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर कोई अपनी तरफ इजिली खींच लेगा, मतलब कि पोलराइजेबल है, तो ये क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट स्पीसीज कहलाएंगे, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। इस तरीके से हार्ड एंड सॉफ्ट होते हैं। और हार्ड एंड सॉफ्ट के बीच में मॉडरेट कंपाउंड भी होते हैं, जो कि जिनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मॉडरेटली हार्ड या फेयरली सॉफ्ट, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं कि उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी अटैचमेंट के बेसिस पे कि वो कितना फर्मली उनसे जुड़ा हुआ है, पोलराइजेबिलिटी कितनी है। तो ये तो हो गया कि हम किसे हार्ड कहते हैं और किसे सॉफ्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर ऑब्जर्वेशन कुछ करी, तो इन्होंने ऑब्जर्व करके ये चीज नोटिस करी कि कुछ मेटल आयन जो है वो कुछ लिगेंड के साथ बहुत स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, वहां पर दूसरे मेटल आयन उसी लिगेंड के साथ लेस स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। और अगर उसके रिवर्स में देखा जाए, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए किसी लिगेंड्स का एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पर मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। देखिए ये लिगेंड है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक दो क्लास में मेटल्स को हम अभी क्लासिफाई कर रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने दो अलग अलग टाइप के मेटल्स की बॉन्डिंग को ऑब्जर्व किया। तो जो क्लास ए के जो लिगेंड थे वो एफ के साथ, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन का जो आयन है इसके साथ बहुत स्टेबल बॉन्ड बना रहे थे, और डाउन टू द ग्रुप उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, मतलब कि आई के साथ, आई माइनस के साथ उनका जो कंपाउंड बन रहा था वो बहुत ही लेस स्टेबल बन रहा था। वहां पर जो क्लास बी है उनका रिवर्स फॉर्म, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर दिख रहा था। वहां पर वो क्या कर रहे थे कि आई माइनस के साथ स्टेबल कंपाउंड बना रहे थे और एफ माइनस के साथ लेस स्टेबल कंपाउंड बना रहे थे। तो इस तरीके से हमने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करे, तो हमने उनको क्लासिफाई कर दिया क्लास ए और क्लास बी, ठीक है, क्लास ए मेटल्स, क्लास बी मेटल्स। इनके मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लास ए मेटल्स कौन कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, और ऐसे मेटल्स जो लाइट होते हैं, साइज में वेट में लाइट होते हैं, और उनके ऊपर हेवी चार्ज होता है। मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होती है तो आप इस चीज को इग्नोर कर देना। हेवी चार्ज, ये जो मेटल होते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, और ऐसे मेटल्स जो वेट में लाइट है, उनके ऊपर हेवी चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर हम Fe3+ को ले सकते हैं, ठीक है। ये तो एल्कली मेटल्स तो आप जानते हैं, Li+, Na+, K+, ये एग्जांपल इनके हैं, ये एग्जांपल आप एल्कली अर्थ मेटल के आप ले लेना। यहाँ पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। ये जो लाइट और हेवी चार्ज वाले मेटल है इनके क्या एग्जांपल है, जैसे TiF4, Ti4+, Fe3+, CO3+, Al3+, इस तरीके के ये जो मेटल जो है ये सब किस में आते हैं, क्लास 1 में आते हैं। और ये जो मेटल है क्लास बी वाले, ये कौन से मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। जो हेवी वाले ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, जैसे ये क्या लाइट मेटल्स है, एल्कली अर्थ मेटल को देखो, एल्कली मेटल्स को देखो, ये क्या है, लाइट मेटल्स हैं।
और अगर आप ये क्लास बी के कंपाउंड्स को एनालाइज करोगे तो जो हेवी वाले जो जैसे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, जैसे Hg+, Hg2+, Hg22+, Pt4+, इस तरीके के कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल, Hg2+, Pt4+, etc, इस टाइप के जो मेटल होते हैं, सॉरी, इस टाइप के जो मेटल होते हैं वो क्लास बी में एग्जिस्ट करते हैं। एक और चीज इनकी खासियत रहती है कि ये लो वैलेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास वन के एग्जांपल ये हो गए और ये क्लास बी के एग्जांपल हो गए। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन किए गए। तो इनकी बॉन्डिंग जो थी, जैसे ये Li+ जो है ये F- के साथ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहे थे और स्टेबल कंपाउंड बना रहे थे, वहीं पर ये I- के साथ लेस स्टेबल कंपाउंड बना रहे थे। और जो ये क्लास बी वाले मेटल्स थे ये इसके साथ स्टेबल कंपाउंड बना रहे थे और F- के साथ लेस स्टेबल कंपाउंड बना रहे थे। तो इस तरीके से मेटल्स को क्लासिफाई किया गया क्लास ए में और क्लास बी में। फिर क्या हुआ कि पियर्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा कि ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करी। इसको ही पियर्सन प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर HSAB प्रिंसिपल कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो क्लास ए के मेटल हैं ये सारे हार्ड मेटल हैं। ठीक है, और ये सारे हार्ड एसिड की तरह एक्ट करते हैं और जिस लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करते हैं वो एज अ हार्ड बेस एक्ट करता है। ठीक है, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, और जो क्लास बी के मेटल है इनको उन्होंने क्या कहा, सॉफ्ट एसिड। एसिड ये भी है लेकिन ये सॉफ्ट एसिड है और ये बॉन्डिंग करते हैं सॉफ्ट बेस के साथ। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया और इनको क्लासिफाई इस तरीके से कर दिया कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्डिंग करता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्डिंग करता है। और इन्होंने इनके जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे इनका साइज था, इनकी जो पोलराइजेबिलिटी थी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन थे, इनको ऑब्जर्व करा। तो इन्होंने एक ट्रेंड देखा कि क्लास ए की जितने भी मेटल हैं या फिर कहो कि हार्ड एसिड जितने भी हैं, हार्ड एसिड में क्या होता है कि उनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। हार्ड एसिड का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और सॉफ्ट एसिड का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, साइज जो होता है वो लार्ज होता है। अब दूसरी चीज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हार्ड का बहुत ही टाइटली बाउंड होता है। जो भी स्पीसीज है उससे उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम होती है, तो इसलिए ये लेस पोलराइजेबल होते हैं। और ये जो सॉफ्ट एसिड है इनका इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो लूजली बाउंड रहता है, तो ये क्या होता है कि पोलराइजेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेबिलिटी है यही इनको क्लासिफाई करने के काम में आ जाती है कि ये जो पोलराइजेबल है ये हार्ड है, और जो सॉरी जो लेस पोलराइजेबल है वो हार्ड है और जो पोलराइजेबल है वो सॉफ्ट है। ये इनकी एक और प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा उन्होंने तीसरी प्रॉपर्टी क्या नोटिस करी कि ये जो क्लास ए के जो मेटल है, मतलब कि जो हार्ड एसिड है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो हाईली पॉजिटिव होती है। ठीक है, हाईली पॉजिटिव होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो सॉफ्ट एसिड है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है या फिर लेस पॉजिटिव होती है लेकिन लेस पॉजिटिव होती है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, बेस की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है वो मैं अभी बताऊंगा। ये सिर्फ एसिड का क्लासिफिकेशन चल रहा है। ये इस साइड हार्ड एसिड है, इस साइड सॉफ्ट एसिड है। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि उनकी जो ऑक्सीडेशन होती है वो हार्ड एसिड की हाई होती है और जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है या फिर लेस पॉजिटिव होती है। इस तरीके से उनकी और प्रॉपर्टीज है। मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बता दूं, जैसे इसमें क्या होता है कि हार्ड एसिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब कि वैलेंस सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर नियरली फिल्ड वैलेंस शेल होती है।
जिनकी वैलेंस शेल होती है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नियरली फिल्ड होती है, और यहाँ पर वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं Li में, Na प्लस में, Li प्लस में, K प्लस में, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेशन के दौरान भी पॉसिबली कि वहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब कि ये ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डी इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इनमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, यहाँ पर कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो क्या होता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन है वो नियरली फिल्ड होता है, नियरली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट एसिड में डी जो सबशेल है वो नियरली फिल्ड होती है, और यहाँ पर क्या होता है हार्ड एसिड में डी सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसका। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये यूजुअली लाइट मेटल्स होते हैं और ये हेवी मेटल्स होते हैं। तो ये तो हो गया एसिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया एसिड, हार्ड और सॉफ्ट एसिड। अब मैं आपको कुछ इनके एग्जांपल दे देता हूँ कि हार्ड एसिड के क्या एग्जांपल है, सॉफ्ट एसिड के क्या एग्जांपल है, और बॉर्डर लाइन जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब वो सॉफ्ट की कैटेगरी में भी आते हैं, वो सॉफ्ट जैसी प्रॉपर्टीज भी शो कर देते हैं और हार्ड जैसी प्रॉपर्टीज भी शो कर देते हैं। तो उनके कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्लास 1 की बात करूँ, मतलब क्लास ए की बात करूँ, तो हार्ड एसिड में मैंने एग्जांपल आपको पहले दिए Li, Na, K प्लस। इसके अलावा और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ Cr2 प्लस, Cr3 प्लस, Al3 प्लस। ये एग्जांपल है क्लास 1 के, ठीक है, हार्ड एसिड के एग्जांपल है। याद रखना क्लास ए में हमने हार्ड एसिड को रखा है, अभी सिर्फ हम एसिड की बातें कर रहे हैं, बेस पर अभी हम बिल्कुल नहीं गए हैं, बेस भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। और सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल अब मैं यहाँ बताता हूँ। सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल है Pd प्लस, Hg प्लस, Cu प्लस, Ag प्लस। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप तो जो बल्क मेटल्स होते हैं, एक और एग्जांपल ये लिख लीजिए, बल्क मेटल्स, बल्क मेटल्स, ठीक है। ये भी सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बॉर्डर लाइन कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो क्लास ए में भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्लास बी में भी एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन कहीं एग्जिस्ट करती है। तो उनके एग्जांपल है Fe2 प्लस। देखिए Fe3 प्लस जो था वो हार्ड एसिड में एग्जिस्ट कर रहा था, Fe2 प्लस जो है उस बॉर्डर लाइन कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। Fe2 प्लस हो गया, Ni2 प्लस हो गया, SO2 हो गया, BBr3 हो गया। ये इस टाइप के जो कंपाउंड है ये मॉडरेट एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या है कि आप तो सारे एग्जांपल तो आप याद नहीं कर सकते हैं, मैं भी याद नहीं कर पाता हूँ। ये देखिए अभी मैं देख के ही पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जांपल तो सारे याद नहीं रहते, पर आप समझ गए हैं कि इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। हार्ड एसिड हमने किसे कहा है और सॉफ्ट एसिड किसे कहा है। अब हम आते हैं बेस पर कि किसे हम हार्ड बेस कहते हैं और किसे सॉफ्ट बेस कहते हैं। देखिए पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए है वो है उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्टेबिलिटी। तो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस, ये दोनों ही बेसिस में जो उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो स्ट्रेंथ है वो वैसी रहती है जैसे कि हमने एसिड के लिए पढ़ी, मतलब कि ये भी ये लेस पोलराइजेबल रहेंगे, लेस पोलराइजेबल, और ये पोलराइजेबल रहेंगे, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अट्रैक्ट किए जा सकते हैं किसी अदर कंपाउंड के द्वारा, किसी अदर स्पीसीज के द्वारा, ठीक है। ये इनका पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर भी सेम है, इनका साइज। इनका जो हार्ड बेसिस है इनका साइज स्मॉल होता है, और जो सॉफ्ट बेसिस है इनका साइज लार्ज होता है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रेजेंस ऑफ फील्ड ऑर्बिटल। यहां पर जो हार्ड बेसिस है इसमें फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। फील्ड ऑर्बिटल्स मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनमें
सॉरी जो वैलेंस शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पार्शियली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। सॉफ्ट बेसिस में क्या होता है, पार्शियली फील्ड या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, और हार्ड बेसिस में क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। ये रिवर्स है एसिड और एसिड में। जैसे एसिड में क्या था कि यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल थे और सॉफ्ट में फील्ड थे, तो ये उसके रिवर्स है, ठीक है। और एक चीज इसमें याद रखना कि जो हार्ड बेसिस है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हाई होती है, ठीक है। और वहीं पर जो सॉफ्ट बेसिस है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लो होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली इनसे लो होती है। ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। एक चीज आप याद रखना, ये तो वैसे बहुत जनरल चीज है कि हार्ड बेस जो होते हैं वो हार्ड एसिड के साथ ही बॉन्डिंग करते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, और जो सॉफ्ट बेस होते हैं वो सॉफ्ट एसिड के साथ ही स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड तो ये हार्ड और सॉफ्ट वाले भी बना लेंगे, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती है, सॉल्यूशन में वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि ये जो हार्ड हार्ड का जो कॉम्बिनेशन है ये सॉल्यूशन में इजीली डिसोसिएट नहीं होता है, स्टेबल होता है। और वही वैसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन भी इजीली डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये हो गए हार्ड एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर मेरा वीडियो लेक्चर का सारा कंटेंट खत्म हो गया है। मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया है और क्लासिफिकेशन भी बता दिया है। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें और याद रखने वाली है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि कोई भी एसिड एज सच हार्ड नहीं होता या एज सच सॉफ्ट नहीं होता है। उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस ये भी डिपेंड करता है कि उसके साथ जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि एक हमने हार्ड एसिड लिया और उसको हमने जोड़ा F- के साथ, और वहीं पर अगर उसको हमने दूसरी जगह जोड़ा Cl- के साथ, तीसरी जगह अगर हमने उसको I- के साथ जोड़ा, तो तीनों ही जगह वो हार्ड की तरह एक्ट करेगा और जुड़ेगा भी तीनों के साथ, लेकिन उसकी हार्डनेस यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी। इस तरीके से वो हार्ड और सॉफ्ट होता है। और दूसरी चीज कि जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है, इसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्टेबिलिटी को कहा गया है, और स्ट्रेंथ अलग चीज होती है। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं हम, जब भी देखिए ये कंसेप्ट भी बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही माइनर कंसेप्ट है, मतलब कि बहुत समझने वाला है, बहुत ही छुपा हुआ कंसेप्ट है कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कब हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा है, और किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कब हम कहेंगे कि बहुत कम है, या फिर अगर इसके रिवर्स हम बेस के लिए भी कहें तो वो भी चीज। तो देखो जो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रेंथ की एसिड और बेसिस के लिए, वो क्या है कि जो एसिड होते हैं उसकी स्ट्रेंथ हम किससे डिफाइन करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी कि वो किसी अदर कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको कितना पोलराइज कर सकता है एसिड। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लें H+ क्या है, सिंपल प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, अगर वो किसी भी स्पीसीज के पास जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर हिलाएगा। तो ये हो गया उसकी स्ट्रेंथ, मतलब कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी अगर बहुत ज्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जितनी उसकी दूसरे स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत होगी उतना ही वो एसिडिक होगा या उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और बेस के लिए क्या डेफिनेशन है, बेस के लिए इसकी रिवर्स डेफिनेशन है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसी केटायनिक स्पीसीज को कितना इजीली दे दे रहा है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो बहुत इजीली दे दे रहा है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ही इजी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को भी दे दे रहा है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है कि वो बहुत ज्यादा बेसिक है। और अगर उसके रिवर्स अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली नहीं दे रहा है तो मतलब कि वो उसकी स्ट्रेंथ कम है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा कि स्ट्रेंथ का हार्डनेस से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो OH- है ये एक बेस है, ठीक है, और F- है ये भी एक बेस है, और दोनों ही हार्ड बेस है, मतलब दोनों का साइज स्मॉल है, नॉन पोलर बहुत ही इजीली पोलराइज भी नहीं होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये एक हार्ड बेस की सारी कैटेगरी दोनों पूरी कर रहे हैं। लेकिन दोनों हार्ड बेस तो हैं, हार्ड बेस है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ रहती है उनका डिफरेंस कितना होता है, 10⁻13। ये जो OH- है ये 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है।
F माइनस के मुकाबले। ये उसकी स्ट्रेंथ की बात चल रही है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो 10 टू द पावर 13, सॉरी -13 मैंने बोल दिया, 10 टू द पावर 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है F माइनस के मुकाबले। ये इतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बेस है और दोनों हार्ड बेस में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों की कैटेगरी सेम है। तो इस तरीके से ये चीज समझने वाली है कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस का स्ट्रेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और एक और चीज जो समझने वाली है वो ये कि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हार्ड हार्ड के साथ ही रिएक्ट करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ही रिएक्ट करेगा। बहुत जगह एक्सेप्शन होते हैं। ये तो क्या है कि एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट बना दिया है, क्या है कि बहुत जगह हर जगह ऑब्जर्व किया गया इस तरीके का ट्रेंड, तो इसलिए हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी आई। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड हार्ड के साथ रिएक्ट करेगा। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड को रिप्लेस करता है, सॉफ्ट बेस हार्ड बेस को रिप्लेस करता है। इसके मैं आपको अगर चाहो तो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जो SO3 2 माइनस होता है, ठीक है, ये एक सॉफ्ट बेस है। और जब हम इसकी HF, ये एक हार्ड एसिड है, ये एक हार्ड एसिड है, और ये क्या है, एक सॉरी हार्ड बेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये SO3 2 माइनस जो होता है वो H के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और F माइनस को यहाँ से भगा देता है, ठीक है। ये बना लेता है HSO3 2 माइनस प्लस F माइनस। तो यहाँ पर ये हार्डनेस, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हार्ड हार्ड के साथ बॉन्ड करना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, तो यहाँ पर रिवर्स ट्रेंड, मतलब अलग ट्रेंड हमको मिल गया, रिवर्स ट्रेंड मिल गया कि हार्डनेस सॉफ्ट के साथ बॉन्डिंग करें। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ओवरकम कर जाती है इनके नेचर को। ये जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस वाला जो फीचर है उसको ओवरकम कर जाती है, उनकी स्ट्रेंथ की पावर ज्यादा होती है। तो ऐसे एक्सेप्शन केमिस्ट्री में मिल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको एसिड का दूं, तो यहाँ पर OH जो है ये एक हार्ड बेस है, और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, एक और कंपाउंड है CH3HgSO3 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एक सॉफ्ट एसिड है और ये क्या है, एक सॉफ्ट बेस है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि ये जो हार्ड जो बेस है, ये हार्ड बेस क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है सॉफ्ट बेस को और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो ऐसा होता रहता है, ऐसे एक्सेप्शंस आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा और कोई कंसेप्ट जो आपको बताने लायक, हाँ, एक और चीज, अगर आप कॉम्पिटिटिव नेचर में हार्डनेस सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, मतलब कि एक ही रिएक्शन में आप चेक करेंगे कि हार्डनेस सॉफ्टनेस जीतती है या फिर स्ट्रेंथ जीतती है, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में दे देता हूँ, CH3HgOH प्लस HSO3 2 माइनस। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो यहाँ पर क्या है कि हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन दोनों जगह है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, अभी हमने एग्जांपल पढ़ा कि स्ट्रेंथ के कारण इन दोनों ने बॉन्डिंग करी इनके रिवर्स नेचर वालों के साथ, सॉफ्ट ने बॉन्डिंग करी हार्ड के साथ। लेकिन अब जब यहाँ पर इन्हीं दोनों का रिएक्शन करवा दिया गया तो क्या हुआ कि जो सॉफ्ट वाला है, जैसे ये CH3Hg है, इसने सॉफ्ट वाले के साथ बॉन्डिंग कर ली SO3 2 माइनस, और जो ये हार्ड वाला है इसने हार्ड वाले के साथ बॉन्डिंग कर ली और बना लिया H2O, ठीक है। ये इस तरीके से जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस रहती है वो ओवरकम करती है स्ट्रेंथ को कॉम्पिटिटिव नेचर में। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हार्डनेस सॉफ्टनेस ही जीतेगी, मतलब कि हार्ड और हार्ड का ही कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इंटरेक्शन होगा और बॉन्ड बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है कि हार्ड और सॉफ्ट का भी स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए, डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है कि वो ओवरकम कर जाए इस फीचर को, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक में और कोई चीज बताने वाली हो तो मैं एक बार देख लो आपको, वरना ये वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। हाँ, ये चीज भी है, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो एज अ सॉफ्ट बेस, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर NH3, ठीक है। NH3 जो होता है अमोनिया, इसमें जो नाइट्रोजन है ये बेस का काम करता है और यहाँ पर ये हार्ड बेस का काम कर रहा है, ठीक है, हार्ड बेस। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये हार्ड बेस का काम कर रहा है, लेकिन यही N किसी दूसरे कंपाउंड में सॉफ्ट बेस का काम भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर आप पेरिडीन में देखेंगे, तो ये यहाँ पर पेरिडीन में सॉफ्ट बेस का काम करता है, ठीक है। ये इनके इंडिविजुअल फीचर्स हैं, अलग अलग चीजें इसमें इन्फ्लुएंस करती है, तो उसके बेसिस पे ये हार्ड अपनी नेचर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हार्ड का काम कर रहा है, यहाँ पर सॉफ्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
ओके, ये वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, किसी भी कंपाउंड में हार्डनेस कहाँ से आती है और सॉफ्टनेस कहाँ से आती है, क्यों हार्ड हार्ड अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, क्यों सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, क्यों हार्ड एंड सॉफ्ट के कंपाउंड फेवरेबल नहीं रहते हैं। तो वो थ्योरेटिकल बेसिस उसके पीछे क्या है और एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की। देखिए, एक चीज़ और याद रखना कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस जो है वो एज सच कोई थ्योरी नहीं है, ये बस एक जनरलाइजेशन है। थ्योरी इसको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वैसे ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तो बस कहने के लिए बस कह दिया है। बाकी ये कोई बिल्कुल थ्योरी नहीं है ये और कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, ये बस एक जनरलाइजेशन है कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ रिएक्शंस को समझने के काम में आता है। तो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हार्डनेस और सॉफ्टनेस का थ्योरेटिकल बेसिस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो और कुछ क्वेश्चंस और आते हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ई एंड सी इक्वेशन, जो ड्रैगो एंड वेलेंट इक्वेशन होती है, थर्मोडायनामिक एनर्जेटिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस के इंटरेक्शन का जो एनर्जेटिक्स होता है उसको समझने के लिए तो वो इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। डोनर और एक्सेप्टर नंबर क्या होता है उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन मिल गए तो मैं आपको उनके एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये बस इतना ही इस वीडियो सीरीज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम फर्दर और अदर टॉपिक्स पर वीडियो सीरीज बनाएंगे। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक्स बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे पढ़ना है, मेरा नॉलेज है तो मैं जितना मेरा नॉलेज है और जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, ठीक है। थैंक यू। एक और चीज़ जो लास्ट में, ये मेरा पहला ऑन बोर्ड वीडियो लेक्चर है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, बुरा लगा बुरा बताना, लेकिन बताना ज़रूर। थैंक यू।